हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय में सेमेस्टर 1 पढ़ रहे हैं। जो अभी नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के तहत ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस में 4 यूनिट पढ़ना है हमें। 4 यूनिट्स में हम लोग 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक्स है अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का उपागम को पढ़ना है। इस राजनीतिक सिद्धांत में कितने प्रकार का उपागम या जितने भी उपागम आता है, या फिर इस सिलेबस में जो भी उपागम दिया गया है, जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, लीगल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एंड एम्पिरिकल अप्रोच, तो इन सारे अप्रोच को पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी में जो है हमें अप्रोच को पढ़ना है। तो आइए जानते हैं ये जो अप्रोच है इसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो राजनीतिक सिद्धांत है, और राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी प्रकार का अप्रोच दिया गया है, इसमें और भी अप्रोच है जो इसमें नहीं डाला गया है, लेकिन टोटल अप्रोच को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। जिसमें पहला इंडक्टिव अप्रोच कहा जाता है, जिसे कि आगमनात्मक उपागम कहते हैं, और दूसरा डिडक्टिव अप्रोच यानी निगमनात्मक उपागम, ठीक है। अब इन उपागमों के अलावे भी कुछ और भी उपागम है, जैसे कि सादृश्य उपागम, वैधानिक उपागम, सांख्यिकी उपागम, जीव शास्त्रीय उपागम, समाज शास्त्रीय उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, आनुभविक वैज्ञानिक उपागम एंड व्यवहारवादी उपागम, ठीक है। तो इन सारे उपागम में हमें वैधानिक पढ़ना है और जो आनुभविक पढ़ना है, ठीक है, जो कि ये आगमनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आगमनात्मक उपागम के बारे में जानने से पहले हम पहले निगमनात्मक उपागम को जानेंगे, क्योंकि निगमनात्मक उपागम को नॉर्मेटिव उपागम भी कहा जाता है, जो कि नॉर्मेटिव उपागम जो है मेरे सिलेबस का एक पार्ट है। नॉर्मेटिव उपागम क्या है? मेरे सिलेबस का पार्ट है। मीन्स हो गया कि निगमनात्मक, अथवा इसे आदर्श उपागम भी कहते हैं, जैसे डिडक्टिव अप्रोच या नॉर्मेटिव अप्रोच, जो कि हमारे सिलेबस में नॉर्मेटिव अप्रोच दिया गया है। अगर नॉर्मेटिव अप्रोच के जगह पे अगर डिडक्टिव अप्रोच रहेगा तो भी आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं ये नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, यानी आदर्श उपागम क्या है। इस उपागम के अंतर्गत केवल एक ही अध्ययन उपागम का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि दार्शनिक उपागम कहते हैं। दार्शनिक को नॉर्मेटिव भी कहते हैं और फिलोसफिकल भी कहते हैं। तो अगर फिलोसफिकल या नॉर्मेटिव इंग्लिश में रहता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। दार्शनिक उपागम इस उपागम को अनुभव निरपेक्ष, निगमनात्मक यानी डिडक्टिव एवं परिकल्पनात्मक उपागम भी कहते हैं। परिकल्पना के जगह पर हाइपोथेसिस भी रहता है, ये हाइपोथेसिस उपागम भी इसे कहा जाता है। तो भी आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, निगमनात्मक रहे, आदर्शात्मक रहे या फिर परिकल्पनात्मक रहे, आप एक ही उपागम नॉर्मेटिव या डिडक्टिव एक उपागम जो है समझेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि इसमें राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन नैतिक यानी कि मोरल, दार्शनिक यानी कि दार्शनिक फिलोसफी, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट एवं परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है?
ये जो राजनीतिक संस्थान है, जितने भी प्रकार का राजनीतिक संस्थान है, ठीक है, वो राजनीतिक सारे संस्थानों को नैतिक या दार्शनिक अवधारणाओं या परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है। परिकल्पना मीन्स जो चीज सामने में नहीं है लेकिन उसका हम कल्पना कर लेते हैं। जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हम जो है अभी एरोप्लेन पर बैठ रहे हैं और ये भी हमने सोच लिया कि बैठ गए, और हम ये भी सोच लिए कि हम बैठ के दिल्ली पहुंच गए या हम बेंगलोर पहुंच गए या फिर अमेरिका पहुंच गए, तो मन मेरा पहुंच भी गया और वहाँ का दृश्य देखने भी लगा, ठीक है। लेकिन वास्तविक में हम जहाँ हैं वहीं हैं। तो वास्तविकता के जस्ट अपोजिट काल्पनिक होता है या आदर्श या परिकल्पना होता है। इसे ही जो है हम नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता तर्क वितर्क के आधार पर नियम निर्धारित नहीं करता है, बल्कि दार्शनिक आधार पर या वास्तविक अनुभवों के आधार पर किसी आदर्श को या कल्पना को निश्चित करता है। यानी कि जो साइंस कहता है कि साइंस जब तक कि किसी परिणाम तक नहीं पहुंच जाता है तब तक उसे नहीं मानता है। इसके जस्ट उलट जो आदर्शवादी है या जो फिलोसफर है, जो दार्शनिक है, वो बिना कुछ किए, बिना किसी सामग्री के, ठीक है, वो सोच लिया, ठीक है, वो क्या किया, सोच लिया, सोच के उस आधार पर किसी निष्कर्ष कर भी पहुंच गया। इसे हम नॉर्मेटिव अप्रोच कह सकते हैं। और फिर वास्तविक राजनीतिक संस्थाओं को उस कसौटी पर कसने का प्रयास करता है। इस उपागम का सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि राजनीतिक संस्थानों के नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों को निर्धारित करता है। अब जितने भी देश के अंतर्गत या राजनीतिक संस्थान है, अब उस राजनीतिक संस्थान को जो है उसके बारे में सोच करके आगे उसके आगे का भी स्टेप, जैसे काम किया, सोचा, काम किया, काम करके निष्कर्ष पर जैसे पहुंच जाते हैं, तो उन्होंने सोच लिया, सोचा, मन में आया, काम भी कर लिया और किसी निष्कर्ष पर भी पहुंच गया, ठीक है। तो जिस निष्कर्ष पर पहुंच गया उसी आधार पर वह अपने निर्णय को या अपने उद्देश्य को निर्धारित करती है। यही नॉर्मेटिव है। और उसके जो मानवीय पहलू होता है उस पर भी बल देता है और उन्हें झांकने और सुधारने के मानदंड प्रस्तुत करती है, ठीक है। आगे है कि राजनीति विज्ञान के जो अनेक लेखक हैं, इन लेखकों ने इस उपागम का प्रयोग किया है। इस उपागम के प्रमुख समर्थक हैं प्लेटो, टॉमस मूर, बर्नसली, रूसो, कांट, बोसाके, मिल, सिजविक इत्यादि। प्लेटो की रचना जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक में आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन का विचार उसकी कल्पनाओं में ही परिणाम है। टॉमस मूर ने अपनी रचना यूटोपिया में इसी उपागम का अनुसरण किया है। पुनर्जागरण के विद्वानों ने विवेक के युग का जन्म होने के कारण इस उपागम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पर्यवेक्षण एवं प्रयोगात्मक जैसे वैज्ञानिक उपागम पर बल दिया, ठीक है। इसकी कुछ सीमाएं भी है। दार्शनिक उपागम की कुछ सीमा है। जैसे दार्शनिक उपागम की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह वास्तविकताओं की उपेक्षा करता है। जो वास्तविक में है, जो रियलिटी है, उस रियलिटी में वो विश्वास नहीं करता है, ठीक है। वो आइडियल में विश्वास करता है और कल्पनाओं का सहारा लेता है। अध्ययनकर्ता कल्पनाओं की उड़ान में इतना ऊंचा उड़ जाता है कि उसे इस बात का ध्यान भी नहीं रहता है कि जिन सिद्धांतों और संस्थाओं का वह समर्थन कर रहा है क्या वे व्यवहारिक है या नहीं।
डनिंग ने प्लेटो के आदर्श राज्य को कल्पना से रोमांस की संज्ञा दे डाली है। ठीक है, आगे कहा है कि इसका तो सीमा में भी बांध दिए दार्शनिक को, लेकिन इसका कुछ महत्व भी है। उपयुक्त सीमा के बाद भी दार्शनिक उपागम को नकारा नहीं जा सकता है। इसका अपना महत्व है। व्यक्ति और समाज के अपने मूल्य होते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का अपना मूल उद्देश्य उन मूल्यों को सिद्ध करना होता है। यदि राजनीतिक संस्थाएं उन मूल्यों की प्राप्ति में असफल रहती है तो वे नीरस और शुष्क बनकर रह जाती है। जैसा कि प्रोफेसर जीसी फील्ड ने कहा है कि आदर्श एक प्रभावशाली क्रिया की आवश्यक शर्तें हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि दार्शनिक को क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। इन दोनों को मिलाने का प्रयास ही नॉर्मेटिव अप्रोच इसे कहा गया है। ठीक है, धन्यवाद।